जो हेल्थ रिलेटेड होते हैं इवेंट्स, किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में अगर वो चीजें हमें पता है या हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं, तो उस स्टडी को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, किन ग्रुप्स को वो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है, कौन सा सीजन है, किस एज ग्रुप को है, ओल्डर एज है, यंगर एज ग्रुप है या मिडिल एज ग्रुप है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी मौजूदगी में डिजीज का इंसिडेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, है ना। Study and analysis of the distribution pattern and determinants of the health and disease condition in a defined population, है ना। कोई एक डिजीज कंडीशन है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू, अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पैटर्न है उसका और उसके क्या डिटर्मिनेंट्स यानी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, किसी डिजीज सॉरी किसी डिफाइंड पॉपुलेशन में अगर हम उसको पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो होती है एपिडेमियोलॉजी। और अब वहां से हमने जो जो चीजें पाई, जो हमें हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न या उसके डिटर्मिनेंट से हमें जो जो चीजें मिली, अब अगर उसको हम फर्दर जो अब उसको अप्लाई करेंगे किस लिए, फॉर इट्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, है ना। द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यहाँ से जो हमें नॉलेज मिला इसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न या डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने के बाद, उसको हम फर्दर इस डिजीज के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए अप्लाई करेंगे, ये होती है एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी तो ये हो गई एक लाइन में। वैसे एपी के माने क्या होता है, अमंग, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं तो उनके ना ग्रीक वर्ड है एपी, मतलब अमंग होता है। लोगोस के माने स्टडी एंड डेमोस के माने पीपुल, मतलब अपॉन द पीपुल जो स्टडी की जाती है। अब डिजीज के लिए ही करेंगे उसको हम, तो वो हो जाती है एपिडेमियोलॉजी। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी, मकसद क्या है इसका, वही अभी हमने जो बताया है। इसका मकसद क्या है, सबसे पहले तो ये कि जो डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको पढ़ने का मकसद क्या है, टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज प्रॉब्लम, यही चीज। सबसे पहले डिजीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एक गिवन हेल्थ पॉपुलेशन है और वहां पे कितनी सीवियरिटी है उसकी, मैग्नीट्यूड जिसको हम कहते हैं, है ना। डिजीज की सीवियरिटी या डिस्ट्रीब्यूशन को हमें डिस्क्राइब करना है एक गिवन पॉपुलेशन में, कि कितना ज्यादा वो लोगों को अफेक्ट कर रही है, किस एज ग्रुप को अफेक्ट कर रही है, किस सीजन में उसका वेरिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, या कांस्टेंट अमाउंट में वहां प्रेजेंट रहती है। अब देखिए कांस्टेंट की बात याद है, कुछ लोग थे, अब बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन अभी भी उन्हें एपिडेमिक और एंडेमिक में डिफरेंस नहीं याद आ रहा है। देखिए जब कोई चीज एक कांस्टेंट अमाउंट में कहीं पे थ्रू आउट द ईयर अगर प्रेजेंट है, मैंने एग्जांपल भी दिया कि मान लीजिए 10 से 15 एवरेज नंबर ऑफ डिजीज है, पिछले 5 सालों में आप देख रहे हैं कि वो डिजीज उसी फ्रीक्वेंसी में, 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी में वो कंटिन्यूअसली जो है वो प्रेजेंट है किसी पॉपुलेशन में। तो अगर वो जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 10 से 15 पर ईयर, वो अगर मौजूद है हर साल, तो वो हो जाती है एंडेमिक। और जब वो 10 से 15 से ज्यादा हो जाए, वही चीज फिर आगे मान लीजिए 100 केसेस अचानक से आ गए 2 मंथ में, तो अब ये जो होगा, ये 2 महीने में 100 केस आ गए। नाउ दिस इज एपिडेमिक। एक शार्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर केसेस का बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा केसेस आने लगे, क्लस्टरिंग हो जाए एक स्मॉल इंक्यूबेशन पीरियड में, है ना, नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा हो जाए यहाँ पे, तो हम इसको कहते हैं एपिडेमिक। और एक जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए 15 से 20 केस आ रहे हैं हर साल, तो अब यहाँ पे जो है 20 केस आ रहा है ईच एंड एवरी ईयर, ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, तो ये चीज हो जाती है एंडेमिक। और जब इसी से ज्यादा 2-3 महीने के अंदर ही बहुत ज्यादा केसेस आ जाए अचानक से, तो वो चीज हो जाती है एपिडेमिक, जिसको हम आउटब्रेक कहते हैं डिजीज का, है ना। तो पहली चीज क्या थी एपिडेमियोलॉजी के मकसद में, कि जो डिजीज का मैग्नीट्यूड है या डिस्ट्रीब्यूशन यानी कितनी सीवियर है, कितना ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है, इस चीज को हमें डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजी। दूसरी चीज, कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं डिजीज की पैथोजेनेसिस में। अब ये एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, रिस्क फैक्टर, दीज आर रिस्क फैक्टर्स, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं डिजीज की पैथोजेनेसिस में। जो जो रिस्क फैक्टर हैं, जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब यहाँ से दोनों से जब हमें कोई डेटा मिला,
हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, उसके etiological फैक्टर्स निकाल लिए, उसकी सीवियरिटी निकाल लीजिए कि इस एज ग्रुप में कितना सीवियर है अटैक रेट जिसको हम कहते हैं, कि कितने ज्यादा लोगों को ये किल कर रही है ना। तो ये सारी चीजें जब हमें मिल गई तो डेटा हमें मिल गया। अब इसी डेटा को हम अपने सामने रख के क्या करेंगे, प्लान करेंगे। क्या करेंगे, आगे की अब प्लानिंग हम तैयार करेंगे, प्लान करते हैं। फिर उस जो हमने प्लानिंग तैयार की उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। यानी फर्दर जो है प्लानिंग करेंगे, उसके बाद जो हमने निकाला, जो प्रिंसिपल्स हमने लेके अपने सामने रखे, उसको आगे हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। किस लिए, डिजीज की प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए, उस डिजीज के फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, फर्दर जो है कि उसका किस तरीके से हमें प्रिवेंशन करना है या उस डिजीज को कैसे हमें कंट्रोल करना है। साथ में अब इसके लिए जाहिर सी बात है कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ सर्विसेज होंगी, कुछ काम किया जाएगा प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए। तो अब जब प्रिवेंशन और कंट्रोल का कोई एक प्रोग्राम चल रहा है तो हमें ये भी देखना है कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो नॉर्मली जो है वो फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, या उसमें कोई लूप होल है, कहीं पे कोई क्रैक है जिसमें अभी हमें और ओवरकम करना है ताकि और अच्छे से हम डिजीज को प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकें। ये तीन बेसिक जो है एम होते हैं एपिडेमियोलॉजी के, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के। ठीक। अब टाइप ऑफ स्टडीज, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कितने तरीके की होती हैं, जो यहाँ पे कुछ लोग ज्वाइन होंगे जिनको लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाया है, अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ किसी वजह से। अगर उनको याद हो तो वो बताएं कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कितने टाइप की होती है। असलम भाई आप ही बताइए कितने टाइप की होती है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। Two types. किसी को नहीं पता। Two types. टू टाइप्स की होती है, दो तरीके की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है। टोटल अगर हम बात करें टू टाइप्स की होती है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। कौन कौन सी होती है। Cohort study, observational and experimental. हाँ, कोहार्ट तो बात की चीज है, अभी जो सबसे पहले है ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, ये दो तरीके की स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये जो है बेसिक क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में। ये हो गई दो तरीके की होती हैं। फर्दर अब हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं, इनको फिर दो तरीके से इनको और डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। एक होती है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी होती है एनालिटिकल। एनालिटिकल स्टडी, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्शन आप समझ रहे होंगे, डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, डिस्क्रिप्शन कहीं पे अगर आप कहानी पढ़ने बैठ गए दैट इज डिस्क्रिप्शन। क्या है कि एक पूरा खाका तैयार करके आपके सामने रख दिया गया, ऐसे ऐसे हुआ इस कहानी। कोई अगर कहानी आपको बता रहा है वो क्या कर रहा है, वो डिस्क्राइब ही तो कर रहा है चीजों को। दैट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें अपने ध्यान में एक हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करना है। आप बना लीजिए कि हाँ ये डिजीज है, इसका ये एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, मेरे ख्याल से इस एज ग्रुप में इसका सबसे ज्यादा। आप मतलब एक कागजी कार्रवाई अगर कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने कागज पे आपने एक पूरा सिनेरियो तैयार कर लिया, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी। सेकंड आती है एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी मतलब अब आपने जो अपने पेपर पे पूरा वो तैयार किया था सिनेरियो, अब आप फर्दर उसको टेस्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये जो एनालिटिकल स्टडी होती है इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कैसे करेंगे, कुछ स्टडीज है उसमें कुछ आप लेंगे, अ, अब वो डिजीज पर्सन भी लिया जाता है इंडिविजुअल। यहाँ पे जो एनालिटिकल स्टडी है, जो आपके पास जो सैंपल साइज होगा, अब वो 200 हो, 500 हो, 1000, जितने का भी सैंपल, आप एक सैंपल लेंगे गिवन पॉपुलेशन से, कुछ नंबर ऑफ पर्सन को आप आइडेंटिफाई करेंगे, उनके ऊपर अब आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अभी देखिए ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, यहाँ पे कोई इंटरवेंशन हमें नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। एनालिटिकल स्टडी में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में तो हमने एक पेपर पे सब कुछ तैयार कर लिया, अब उसी पेपर को फर्दर आगे बढ़ाना है, उसमें हमें देखना है कि अब ये चीज वाकई में हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके लिए एनालिटिकल स्टडी आती है। अब यहाँ पे जो अभी आपने बताया था ना, कोहार्ट स्टडी, कोहार्ट स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी,
क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड इकोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, ये चार टाइप की स्टडी होते हैं, ये एनालिटिकल टाइप की स्टडी है। एनालिटिकल एनालिसिस आप करते हैं, आपको हार्ट में क्या किया जाता है, जैसे जनरली 1000 2000 का सैंपल ले लिया जाता है पर्सन को। बट यहाँ पे जो कोहार्ट में एक परेशानी ये है कि जिस वक्त ये स्टडी शुरू की जाती है उस वक्त आउटकम नहीं रहता, सिर्फ एक्सपोजर दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि हमने मान लीजिए 15 से 20 साल के कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लिया, उनके नाम लिख लिए कि हाँ हमें इनको क्या करना है, फॉलो अप में रखना है अगले 20 साल तक। हम ये देख रहे हैं कि इसमें से कितने स्मोकर हैं, कितने नॉन स्मोकर हैं, कितने डेली की एक्टिविटीज करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज, कितने ऐसे हैं जो घर में पड़े रहते हैं। ये सारे क्या रिस्क फैक्टर्स, हम इनके अंदर रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि इस रिस्क फैक्टर वाले को आगे 20 साल जाने के बाद कोई डिजीज डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। हमने इंटरवेंशन नहीं किया, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से हम निकालेंगे, जब हमने मान लीजिए 2000 बच्चों का सैंपल लिया था, तो हम उसमें से बताएंगे कि आगे 20 साल के बाद इसमें से 25 बच्चे थे जो स्मोकर थे, और इस 25 स्मोकर में से 7 लोगों को आगे जाके लंग कैंसर हो गया। ये क्या था, इन्हीं में से। तो हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया और उसमें से एनालिसिस की। एनालिटिकल स्टडी मतलब क्या है, एनालिसिस करके हम डेटा को निकाल के लेके आए, हमने डेटा को निकाल के लाए। अब इसमें से 40 बच्चे ऐसे थे जो आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं करते थे, बाद में चला पता चला कि ये बहुत ज्यादा ओबीज हो गए थे, और 35 से 40 साल के बीच में इनको एमआई हो गया, 10 लोगों को 40 में से। तो ये क्या डेटा हम निकाल के लेके आ रहे हैं, एनालिसिस करके हम डेटा अब निकाल के लेके आ रहे हैं। तो ये हो जाती है एनालिटिकल स्टडी। कोहार्ट स्टडी है केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल, इकोलॉजिकल। फर्दर जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल एंड क्लिनिकल ट्रायल, ये जो होती है फर्दर जो है इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, देखिएगा यहाँ से, है ना। अब ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी, उसके फर्दर जो है दो टाइप होते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी मतलब हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, एक पेपर पे आपने पूरा ओवरव्यू लिख दिया, वो हाइपोथेसिस फार्मूलेशन हो गया, आपका हाइपोथेसिस तैयार हो गई। मतलब जो एक जहन में हम एक पूरा खाका तैयार कर लें, दैट इज हाइपोथेसिस। सेकंड एनालिटिकल स्टडी, अब जो हमने तैयार किया था पेपर पे लिखा था, अब उसको फील्ड में करना है, लेकिन कोई इंटरवेंशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एनालिसिस करनी है। ऑब्जर्वेशनल में फर्दर हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। कोहार्ट है केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल, इकोलॉजिकल स्टडी। इनके फर्दर जो है ये यूनिट ऑफ स्टडी है, ये जो दिया हुआ है सबके सामने, ये यूनिट ऑफ स्टडी है। कोहार्ट में क्या इंडिविजुअल्स है, क्यों, क्योंकि इनमें डिजीज नहीं हुई है। केस कंट्रोल है, इंडिविजुअल्स हैं। क्रॉस सेक्शनल है, इंडिविजुअल। क्यों इंडिविजुअल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई इंटरवेंशन नहीं करा, अपनी तरफ से कोई दवा नहीं देना है हमें, कुछ नहीं देना है, बस हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एंड इकोलॉजिकल स्टडी में क्या होता है कि एक बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन ग्रुप होता है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे जो यूनिट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन होगी। जैसे सपोज दैट हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि अफ्रीकन नेग्रोज में ये कंडीशन पाई जाती है। अब वो क्या है, एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन ग्रुप। हम अब नेग्रोज में एक एक पर्सन को नहीं देख रहे हैं, बल्कि सिर्फ हम पूरा एज ए होल जो ब्लैक पॉपुलेशन है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हम व्हाइट्स की बात करते हैं, अमेरिकन व्हाइट्स, दैट मीन्स कि हम अमेरिका के बारे में, वहां के जो व्हाइट पीपुल रह रहे हैं वो पूरी एक पॉपुलेशन है, उनका जनरली जब हम बात करेंगे तो वो पूरा एज ए होल पॉपुलेशन ग्रुप पे वो चीज अप्लाई होगी। तो इकोलॉजिकल स्टडी है, पॉपुलेशन इसकी यूनिट ऑफ स्टडी है। ये एनालिटिकल स्टडी थी। फर्दर जो अभी आप लोग पीजी करेंगे इंशाल्लाह, जो क्लिनिकल कोर्सेज में जाएंगे तो आगे उनको एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी होती है। जो क्लिनिकल उसमें जाते हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, और नॉन क्लिनिकल वाले ज्यादातर जो है एनालिटिकल स्टडी करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में क्या क्या आएगा, हाइपोथेसिस कंफर्मेशन। यहाँ से हमने पाया कि मैंने बताया कि 40 लोग थे, 40% थे जो स्मोकिंग कर रहे थे, उसमें से 10 लोगों को लंग कैंसर डेवलप हो गया। ये हमें एनालिसिस करने पे पता चल गया था कोहार्ट स्टडी में। फर्दर अब हम क्या करेंगे, अब हमको इंटरवेंशन करना है। सपोज दैट हम ये करेंगे कि नहीं यार, हम इसको कोई ऐसा अपना नुस्खा देते हैं जो इसको फर्दर डिजीज नहीं होने दे, भले ये स्मोकिंग कर रहा है, भले ये स्मोकिंग कर रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दवा देना शुरू कर रहे हैं। दवा दे के हम देख रहे हैं कि इसका कितना इफेक्ट आ रहा है। दवा देने के बाद भी 10 लोगों को उस 40 में से डिजीज डेवलप हो रही है या कुछ कम लोगों को हो रही है। नाउ दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, हाइपोथेसिस कंफर्मेशन। यहाँ पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जिसका यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, पेशेंट है। इसको नोट करिएगा, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इसकी यूनिट ऑफ स्टडी पेशेंट, फील्ड ट्रायल हेल्दी पीपुल है, कम्युनिटी ट्रायल में पूरे कम्युनिटी को लिया जाता है, एंड क्लिनिकल ट्रायल में फिर पेशेंट्स होते हैं। और हम लोग जो करते हैं या तो आरसीटी करेंगे या क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, यही किया जाता है। सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी, डबल ब्लाइंडेड स्टडी, ये सब क्या है, ये
और उसके बाद आगे लिखा जाता है रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड स्टडी। रेंडमाइज कंट्रोल्ड स्टडी दैट मीन्स कि हमने रेंडमाइज किया। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं रेंडमाइजेशन करने के, वो बाद में देखेंगे, है ना। क्लिनिकल ट्रायल इस पे भी पेशेंट्स होते हैं, तो हॉस्पिटल सेटअप में जब भी हम कोई स्टडी करेंगे या तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगा या क्लिनिकल ट्रायल होगा। बाकी फील्ड ट्रायल जो होता है ये ज्यादातर जो है पीएसएम वाले करते हैं। इनकी जो स्टडी होती है ये ज्यादातर फील्ड ट्रायल बेसिस पे होती है, या कम्युनिटी ट्रायल होता है, किसी कम्युनिटी पे जाके वहां पे वो लोग देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। बाकी जो और लोग हैं नॉन क्लिनिकल वो ज्यादातर एनालिटिकल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ये क्या थी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज थी, टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इतनी होती हैं। अब यहीं पे एक चीज और देखते हैं। क्वेश्चन अक्सर जैसे आप लोग क्विज करते हैं तो वहां पे पूछा जाता है, अभी एग्जाम में तो नहीं है, मे भी आ जाए। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन किसे कहते हैं? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब मान लीजिए जितने भी साइंटिफिक मेथड्स हैं जहां से हमने कोई नतीजा निकाला, कोई रिजल्ट निकला है, उनको सामने रख के जब फर्दर जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक नई अप्रोच को डेवलप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ऑफ प्रीवियस स्टडीज। पहले कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ, कोई क्लिनिकल स्टडी हुई, कोई फील्ड ट्रायल हुए, उनको सामने रख के जब कोई एक अप्रोच, एक प्रॉपर अप्रोच डेवलप किया जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो उसको कहा जाता है क्लिनिकल, सॉरी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ना। गोल्ड स्टैंडर्ड इसको माना जाता है फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। एंड फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन किसको कहते हैं, किसने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था इस सिस्टम को? डेविड सर। डेविड सैकेट, है ना। इसको कहा जाता है फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। डेविड सैकेट, फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस दैट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को कहते हैं। अब इसमें किस तरीके से, मतलब बहुत सारे स्टडीज होती है, बहुत सारे रिसर्च होते हैं, आपके सामने तमाम रिसर्चेज यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है इसमें प्रायोरिटी पे आ जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोवेस्ट प्रायोरिटी, ये एक तरीके से एक पिरामिड बना के दिया जाता है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडीज जो इसमें ली जाती हैं, जिनकी बेसिस पे इसको पूरा डेवलप किया गया है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडीज जो होती हैं इसमें कौन कौन सी आएंगी? एक तो सबसे पहले मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस, सिस्टमेटिक रिव्यूज, अभी इनके बारे में बताते हैं क्या होता है ये। सिस्टमेटिक रिव्यूज। एंड थर्ड, ब्लाइंडेड ट्रायल्स। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और लीस्ट इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? लीस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं ओपिनियंस है, या कन्वेंशनल विजडम्स है जो रिसर्चर्स या एक्सपर्ट्स के होते हैं। ये जो चीज है ओपिनियन, मैं सिर्फ कोई एक ओपिनियन दे दूं, हाँ यार ऐसा हो सकता है, भाई उसका कुछ तो प्रूफ दो, नहीं है, तो दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हाँ मेरा अपना ओपिनियन है, होता है, लेकिन मेरे पास इसको साबित करने के लिए कुछ नहीं है। इसको सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस दी। हाईएस्ट इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? मेटा एनालिसिस, सिस्टमेटिक रिव्यूज एंड ब्लाइंडेड ट्रायल। मेटा एनालिसिस क्या होता है? मेटा एनालिसिस में ये होता है कि कोई एक डिजीज के बारे में अगर अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में उसकी स्टडी की जा रही है, सपोज दैट इंडिया में हो रही है, उसके बाद जापान में भी हो रही है, न्यूजीलैंड में भी हो रही है, और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में हो रही है, कई जगह एक ही डिजीज के बारे में अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में जब वो स्टडी हुई, उसके नतीजे में एक रिफाइंड डेटा जो निकल के आया उस डिजीज से रिलेटेड, उसको जब हम सामने रखेंगे तो वो चीज हो जाती है मेटा एनालिसिस। मतलब कई जगह की स्टडीज थी, उसको हमने फिल्टर किया है एक साथ, तो वो मेटा एनालिसिस होती है। सेकंड है सिस्टमेटिक रिव्यूज। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसर्चर्स ने अपने रिव्यूज पेश किए थे, अपने पेपर पेश किए। उन पेपर्स को देखने के बाद एक सिस्टम वाइज हमने जब कोई एक सेट किया उसको, उससे हमने काम की चीजें जब निकालना शुरू की अलग अलग पेपर से जो अलग अलग एरिया के थे, तो उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक रिव्यूज। एंड थर्ड है ब्लाइंडेड ट्रायल्स। जब कोई क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें ब्लाइंडिंग की जाती है,
ना, सिंगल डबल एंड ट्रिपल ब्लाइंडिंग होती है। तो जब ब्लाइंडिंग करके कोई ट्रायल किया जाए तो माना जाता है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी आएगी। तो इसको भी इंपॉर्टेंस दी जाती है ब्लाइंडेड ट्रायल्स को, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंस जो दी जाती है, सबसे कम इंपॉर्टेंस, वो जो हमारा विजडम है या हमारी जो ओपिनियन है किसी रिसर्चर का, मतलब बिना रिसर्च किए वो अपने आप को बस खाली बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तो इसको जो है सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर हम पिरामिड की बात करें तो लीस्ट इंपॉर्टेंस में क्या है, एक तो ये ओपिनियंस हो गया, इसके अलावा जो लेबोरेटरी में जो रिसर्चेज होती है जिसको हम टेस्ट ट्यूब रिसर्च कहते हैं, इन विट्रो रिसर्च कहते हैं, इन विट्रो रिसर्च, ये सब क्या है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंस, लीस्ट इंपॉर्टेंस, सबसे कम इंपॉर्टेंस इनको दी जाती है। और सिस्टमेटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस को, ये क्योंकि ये फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से निकल के आती है, तो इसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन थी। इसमें ये दो तीन लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। फादर कौन है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का? डेविड सेकेट, है ना। और हाईएस्ट इंपॉर्टेंस मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमेटिक रिव्यूज को दी जाती है। अब आइए शुरू करते हैं कोहार्ट स्टडी, यानी जो एनालिटिकल स्टडी थी उसको देखते हैं, क्या होता है कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनालिटिकल स्टडी यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपने ऑब्जर्वेशनल में, ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी पहले, है ना। फर्दर ऑब्जर्वेशनल को हमने दो उसमें कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो डिस्क्रिप्टिव जिसमें सिर्फ हमने डिस्क्रिप्शन दिया, दूसरा एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो उसमें कोहार्ट स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आया हुआ है। A type of analytical study used for hypothesis testing। अब कोहार्ट स्टडी के बहुत सारे जो है इसके सिनोनिम्स हैं, देखिएगा। प्रोस्पेक्टिव स्टडी इसे कहते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, काज टू इफेक्ट स्टडी, एक्सपोजर टू आउटकम, रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी, इंसिडेंस स्टडी एंड फॉलो अप स्टडी। अब इसमें सबके अपने अपने नाम है। जैसे प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं जब कोई स्टडी जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, सामने की तरफ, दैट मीन्स कि हम जब किसी पॉपुलेशन ग्रुप में से जब हम अपना सैंपल लिए, हमने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया, तो उसके बाद अब हम उसको फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप करेंगे 15 से 20 साल तक। सपोज दैट हम 15 to 20 ईयर्स के लिए उसको फॉलो अप में रख रहे हैं, देख रहे हैं कि आगे चल के कौन कौन सी डिजीजेस डेवलप हो सकती हैं उन इंडिविजुअल्स में। ये हमारा क्या था, ये XYZ जो भी आप कह लीजिए, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे। आगे चल के अब हम देखेंगे कि इन्हीं में से कुछ लोगों को लंग कैंसर डेवलप हो गया ना, कुछ लोगों को MI हो गया, कुछ ऐसे भी थे जिनको हाइपरटेंशन डेवलप हो गया। तो ये जो आउटकम निकल रहा है ये फर्दर 15 से 20 साल के बाद इंतजार किया, हमने फॉलो अप पे रखा, उसके बाद आया। तो ये जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी में जब स्टडी शुरू होती है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर हुआ होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक्सपोजर हुआ होता है। आउटकम नहीं मिलता हमें, आउटकम के लिए हमें वेट करना है 20 साल, 25 साल, 30 साल तक। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी या प्रोस्पेक्टिव स्टडी, मतलब सामने आप देखिए एरो का निशान है, आपको सामने की तरफ देखना है। जब आपने स्टडी शुरू की थी तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्या था? एक्सपोजर था। सिर्फ और सिर्फ क्या था? एक्सपोजर, एक्सपोजर था। 20 साल के बाद तब जाके उसका इफेक्ट निकल के आया। क्या निकल के आया? आउटकम, इफेक्ट। तो इसी को काज टू इफेक्ट, एक्सपोजर क्या है? काज है, मल्टीपल काजेज हैं। उसके बाद जो आगे निकल के आया आउटकम, वो दैट इज इफेक्ट। तो एक्सपोजर टू इफेक्ट स्टडी भी इसे कहते हैं, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी भी इसे कहते हैं। ठीक है। रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी क्यों कहते हैं? रिस्क फैक्टर क्या है? मान लीजिए ये जो एज ग्रुप था, ठीक है, ये जो एज ग्रुप था, XY जो पॉपुलेशन ग्रुप था, मान लीजिए ये 5 to 10 ईयर्स के चिल्ड्रन थे, 5 से 10। अब इसमें क्या क्या हमने रिस्क फैक्टर डाल दिए। रिस्क फैक्टर क्या था? एक तो ओबेसिटी थी, है ना। दूसरा क्या था? लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तीसरा स्मोकिंग। ये सारे क्या है? ये रिस्क फैक्टर है। इसके बाद आगे चल के आप देखिए इसी में से किसी को लंग कैंसर डेवलप हो रहा है, किसी को MI, किसी को हाइपरटेंशन। तो इसी को कहा जाता है रिस्क फैक्टर टू डिजीज, मतलब रिस्क फैक्टर मौजूद था, हमने उसको फॉलो अप किया, हम उसमें डिजीज हमें मिली। इंसिडेंस स्टडी,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज अक्सर ये पूछा जाता है कि इंसिडेंस रेट जो है वो किस स्टडी से डिटरमाइन किया जाता है। तो कोहार्ट स्टडी जो है यहीं से इंसिडेंस रेट निकला, मतलब नंबर ऑफ। अब यहाँ पे आप देखिए कि मान लीजिए 5,000 की पॉपुलेशन थी, 5,000 की पॉपुलेशन थी, हमने 20 साल तक उसको फॉलो अप किया। उसके बाद हमने पाया कि उन 5,000 में से 200 लोग ऐसे थे जिनको एमआई हुआ एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, है ना। 40 साल की एज पे उनको 200 लोगों को एमआई हुआ। तो अब ये हुआ इंसिडेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेस। इंसिडेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। उसके बाद डिवाइड कर दीजिए 1000 से, पर थाउजेंड निकालते हैं हम इसको। तो न्यू केसेस जहां पे भी आएंगे उसको हम कहते हैं इंसिडेंस, और कोहार्ट स्टडी इसी चीज को बता रही थी। अब ये जो केसेस आ रहे हैं लंग कैंसर एमआई हाइपर, ये क्या नए केसेस थे। तो इसीलिए अक्सर पूछा जाता है इंसिडेंस रेट स्टडी किसे कहते हैं, कोहार्ट स्टडी को, या इंसिडेंस किससे हम डिटरमाइन करते हैं, किससे निकला इंसिडेंस रेट। तो वो निकला किससे, कोहार्ट स्टडी से निकला इंसिडेंस, है ना। और इसी को फॉलो अप कहते हैं। क्यों फॉलो अप स्टडी, क्योंकि हम एक बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए इंडिविजुअल्स को फॉलो अप पे रखते हैं, कंटिन्यूअस 20 साल, 30 साल, 40 साल तक इसको रखा जाता है। अब देखिए टाइप, इसमें कोहार्ट हिस्ट्री में जो पहली टाइप है जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट हिस्ट्री, और इसी को हमें पढ़ना होता है। प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट हिस्ट्री को ही हमें जानना है। इसी को कहते हैं करंट कोहार्ट हिस्ट्री या कंकरेंट कोहार्ट हिस्ट्री। फर्दर जो है इसके ये सिनोनिम्स है। आप ये वाले सिनोनिम जरूर याद रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना। अब जब डिजीज, सॉरी, जब स्टडी शुरू हुई थी, जब स्टडी को शुरू किया गया था, उस वक्त आउटकम नहीं हुआ था। उस वक्त आउटकम नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, ओनली एक्सपोजर हैज अकर्ड। तो इसीलिए एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी भी कहते हैं, काज टू इफेक्ट भी कहते हैं, या रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी। जब डिजीज को आपने शुरू किया उस वक्त आउटकम नहीं मिला था, सिर्फ और सिर्फ जो है हमें क्या मिला था, एक्सपोजर मिला था। अब हम क्या करेंगे, वी लुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेम डिजीज इन बोथ एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज ग्रुप। वहां से हमने ग्रुप लिया, हम वहां से उस पॉपुलेशन से हम ग्रुप को बनाएंगे, दो ग्रुप रख लेंगे। एक में ढेर सारे रिस्क फैक्टर दे देंगे, स्मोकिंग दे दिया हमने, ओबेसिटी दे दी हमने, डिसलिपिडीमिया दे दिया हमने, हाइपर सॉरी, हमने लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारे जो है रिस्क फैक्टर्स हमने एक ग्रुप में सब डाल दिया। और एक ग्रुप ऐसा रखा जो ये सारी चीजें जिसमें नहीं थी, जो क्या करते थे, आउटडोर एक्टिविटीज भी करते थे, स्मोकिंग नहीं करते थे, फिजिकल एक्सरसाइज उनकी अच्छी थी, डाइटरी हैबिट उनकी बहुत अच्छी थी, ओबीज नहीं थे। हमने दोनों को पैरेलल लेके चला। 20 साल के बाद हमने देखा कि भाई जो स्पोर्ट्स है, जो स्मोकिंग करते थे, उनमें 27 केस आए लंग कैंसर के, और जो नॉन एक्सपोर्ट थे उनमें सिर्फ 5 केस आए लंग कैंसर के। दैट मीन्स कि अब वो जो हमारे पास रिस्क फैक्टर था उसका इफेक्ट है कहीं ना कहीं। तो रिस्क फैक्टर एक इफेक्ट था, तो रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी भी यही कोहार्ट स्टडी है। जब हम शुरू करते हैं तो इसमें आउटकम नहीं हुआ होता है, यानी जो फाइनल आउटकम डिजीज का होना चाहिए था, या डिजीज प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाती है वो नहीं था। सिर्फ मल्टीपल रिस्क फैक्टर मौजूद थे, उसी की बुनियाद पे हमने लोगों को फॉलो अप में रखा था। एग्जाम्पल बहुत क्लासिकल है, ये स्टडी जो है क्वेश्चन में आई हुई है, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी। सबसे पहले अपने आप में एक स्टडी थी, जो कोहार्ट स्टडी थी, जो शुरू हुई थी अमेरिका में, और ये चली थी मेरे ख्याल से 42 साल तक। 42 साल तक ये स्टडी चली थी, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी। दूसरा डॉल्स एंड हिज प्रोस्पेक्टिव स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, ये जो थी, ये फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी जो थी ये यूएसए में हुई थी। एंड ये जो स्मोकिंग एंड लंग कैंसर डॉल एंड हिल्स वाली स्टडी हुई थी, ये यूके में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी में जो है, जो पॉपुलेशन ग्रुप जो ली गई थी वो 30 to 62 ईयर्स की ली गई थी। एंड अराउंड जो है 5,000, मोर देन 5,000 इंडिविजुअल्स को इसमें लिया गया था, पार्टिसिपेंट को इस स्टडी में लिया गया था। इनको जो है 40 साल तक फॉलो अप पे रखा गया था। उसके बाद ये देखा गया कि इसी में से कुछ लोग थे जो फिजिकल एक्सरसाइज में बड़े एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे, तो उनको कोई डिजीज डेवलप नहीं है। और जो लोग जिनके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं थी, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को ओबेसिटी और आगे हाइपरटेंशन और एमआई डेवलप हो गया। कुछ स्मोकर भी लिए गए थे, देखा गया कि इनमें लंग कैंसर बहुत ज्यादा हो गया है, और जो नॉन स्मोकर थे उसमें लंग कैंसर नहीं था। तो इसी में से बहुत सारे रिस्क फैक्टर को स्टडी किया गया और बहुत सारे आउटकम भी मिले हमें। तो फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी के बारे में बस एक लाइन अगर याद रहे कि ये कोहार्ट स्टडी है, तो भी बहुत है। और इससे कोहार्ट स्टडी से ही क्या निकल के मिला, इंसिडेंस रेट। ठीक। अब आगे ये दो तरीके की और कोहार्ट स्टडी है, बट इनको ना भी याद रखेंगे तो चलेगा, कोई खास नहीं इसमें, बल्कि ये और कंफ्यूजन ही क्रिएट कराता है। एक रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी, एक कंबाइंड प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी। बात सब में वही होती है,
कि मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, फॉलो अप पे रखना है। अब जो रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी होती है, जिसको हिस्टोरिकल या नॉन कंकरेंट कोहॉर्ट स्टडी भी कहते हैं। अब इसमें एक फायदा ये है कि इसमें कोहॉर्ट और केस कंट्रोल दोनों का आपको एडवांटेज मिलता है। कैसे? जब डिजीज को शुरू किया जाता है तो उस वक्त एक्सपोजर भी था और आउटकम भी मिल चुका था। अब आप कहेंगे साहब अभी तो आप बता रहे थे कि कोहॉर्ट में आउटकम नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, तो अब इसको बनाया कैसे गया ये देखिएगा। आउटकम भी हो चुका था, लेकिन अभी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे, सिर्फ एक्सपोजर लेंगे। हम सिर्फ एक्सपोजर देखेंगे। जैसे ओपीडी में हम बैठते हैं, मरीज आता है, साहब मुझको बीपी की शिकायत है, तुम्हें परेशानी क्या है, तुम ये बताओ, तुम्हें ब्लड प्रेशर हाई है ये तुम नहीं जानते, कोई कहता है साहब मेरा लीवर खराब है, तुम अपनी परेशानी बताओ। हम वहीं से तो शुरू करते हैं, हम डायरेक्ट लीवर खराब नहीं शुरू करते। तुम्हें क्या हुआ था, क्या परेशानी थी, पहले वो बताओ। जॉन्डिस हुआ था, फीवर आ रहा था, वोमिटिंग हो रही थी, भूख लगती है नहीं लगती है, वेट लॉस हुआ है, ये सारी चीजें जो है, जो उसके डिजीज के स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं वो हम पूछते हैं ना, यानी एक्सपोजर वाली चीज। आउटकम तो हो चुका था, बट जब हम डिजीज को पढ़ना शुरू कर रहे थे, हमने जो ये स्टडी ली, रेट्रोस्पेक्टिव क्वार्ट स्टडी, तब हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर को अकाउंट में रखेंगे, सिर्फ इसी को देखेंगे, कंसिडर इसी को करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे धीरे धीरे चल के इनमें इस डिजीज का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। मतलब हम 20 साल पहले पुराने उसमें उनके जो डेटा है उसको हम खंगालेंगे, वहां से निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि इसमें किस तरीके के डेवलपमेंट हुए। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, है ना। अब इसमें ये इफेक्ट ऑफ फीटल मॉनिटरिंग ऑन नियोनेटल डेथ एंड पीवीसी एक्सपोजर एंड एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक्सपोजर और लीवर का एंजियोकार्सिनोमा, इसमें क्या था, इसको भी स्टडी किया गया था। ये दोनों रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, बट इसको मत याद रखिएगा। एंड कंबाइंड रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, मतलब जो सामने प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, इन दोनों को कंबाइन करके इसमें चलते हैं, जिसको हम मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं, है ना। इसमें भी वही सेम चीज है, एक्सपोजर और आउटकम तो दोनों हो चुका था जब स्टडी को शुरू किया गया था, लेकिन पहले हम जाएंगे उसको सिर्फ एक्सपोजर देखेंगे, उसके बाद फिर हम उसका डेवलपमेंट देखेंगे, डिजीज का किस तरीके से हुआ था। बाद में जो है इनको फिर फर्दर, अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाती है कि आपने पहले एक्सपोजर देखा, फिर डेवलपमेंट देखा, डिजीज का हुआ नहीं हुआ, फिर अब जो डिजीज पर्सन थे जिनको डिजीज हो चुकी थी, फर्दर हम उनको फिर फॉलो अप पे रखेंगे आगे चल के कि और इसमें और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, है ना। लेटर कोहार्ट इज फॉलोड प्रोस्पेक्टिवली इनटू फ्यूचर फॉर आउटकम, आगे फिर देखते हैं कि इनमें और क्या क्या आउटकम हमें मिल सकता है इस डिजीज के होने के नाते। ये चीज हो जाती है कंबाइंड प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी। ठीक है, ये कोहार्ट स्टडी से रिलेटेड था। अब इसमें इंसिडेंस रेट, अभी मैंने बताया कि इंसिडेंस रेट स्टडी भी कहते हैं कोहार्ट स्टडी को, कि इंसिडेंस रेट किस तरीके से हम निकालते हैं। इंसिडेंस का मतलब क्या है, डिजीज, नंबर ऑफ न्यू केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस, नए केसेस, कोई एक स्पेसिफिक डिजीज का अगर आ रहा है, कोई एक स्पेसिफिक, कोई पॉपुलेशन है, मान लीजिए 5,000 की पॉपुलेशन है, इसमें हम किसी डिजीज को पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि इन 5,000 की पॉपुलेशन में 50 नए केस मिल गए। कितने मिले, 50 न्यू केसेस मिले आउट ऑफ 5,000। किसमें, एक साल के दौरान हमने ये स्टडी पूरी की, हमने एक साल तक स्टडी की, 5,000 की पॉपुलेशन में हमें नंबर ऑफ न्यू केस कितने मिल गए, 50 मिल गए। अब इसको जो है फर्दर जो है आप क्या करेंगे, 1,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंस रेट है, रेट को हम बताएंगे कि पांच केस या 10 केस जो है पर 1,000 पॉपुलेशन पे आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा 10 केसेस पर 1,000 पॉपुलेशन, है ना। पर 1,000 पॉपुलेशन 10 न्यू केसेस आ रहे हैं, इसी को हम इंसिडेंस रेट कहते हैं। नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम हो, मान लीजिए एक साल का मैंने कहा, तो एक साल का एक फिक्स टाइम ले लीजिए, उसमें देखिए कि कोई एक पॉपुलेशन, डिफाइंड पॉपुलेशन, यानी उसका कितनी पॉपुलेशन है, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी हो, उसमें कितने नए केसेस आ रहे हैं उस डिजीज के, यानी नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज इन ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क इंटू 1,000, ये इसका फार्मूला है इंसिडेंस रेट का। ये फार्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज इन ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाई 1,000। इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस इज ए रेट, इंसिडेंस रेट होता है। फर्दर जो है इंसिडेंस में ही दो तीन चीजें और हैं, एक अटैक रेट होता है, एक सेकेंडरी अटैक रेट होता है।
ये स्पेशल टाइप के इंसिडेंस रेट हैं। दीज आर स्पेशल टाइप इंसिडेंस रेट। अब अटैक रेट क्या होता है? जब इस जो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत छोटा है, मान लीजिए 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, इस तरीके से अगर है, इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल जो है वो बहुत कम है, बहुत छोटा सा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उस वक्त जब हम इंसिडेंस रेट को निकालते हैं उसको हम कहते हैं अटैक रेट। हम उसको क्या कहते हैं? अटैक रेट। लेकिन कहानी सिर्फ चेंज होती है कहाँ पे? ये जो मल्टीप्लायर 1000 का था, अटैक रेट में जो मल्टीप्लायर आ जाता है वो 100 का आ जाता है। तो जब 100 का मल्टीप्लायर आ जाता है तो अटैक रेट को फर्दर जो है हम परसेंटेज में डिनोट करना शुरू कर देते हैं। किसमें? परसेंटेज में। अब यहाँ पे देखिएगा इसका जो फार्मूला होता है अटैक रेट का, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज। ठीक। अपन क्या करेंगे? टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे मल्टीप्लायर 1000 का था, लेकिन अटैक रेट में जो मल्टीप्लायर होता है वो 100 का होता है। स्पेशल टाइप का ये इंसिडेंस रेट है। जब जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा होता है तो उस वक्त हम अटैक रेट निकाल, ज्यादातर जो एक्यूट डिजीजेज हैं, जो इन्फेक्शन डिजीज आपके सामने जो आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आप अटैक रेट बार बार पढ़ेंगे, अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है। तो अटैक रेट में क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड, यहाँ पे भी अब आप देखिए जो टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क है या नंबर ऑफ न्यू केसेस है किसी भी स्पेसिफाइड डिजीज के, इनको कितने दिन में हमें पढ़ना है। सपोज दैट हम 1 साल का पढ़ रहे हैं, 1 ईयर, तो 1 ईयर जो है वो कांस्टेंट रहेगा दोनों तरफ, तो इसलिए 1 ईयर को जो है यहाँ पे दिखाते नहीं है, है ना। 1 साल का है, 1 साल का हम लिख देते हैं कि हाँ ये 1 साल में था। 2 साल का आमतौर से जनरली जब स्टडी इस तरीके की, तो 1 साल को हम मान के चलते हैं कि ये रहेगा ही रहेगा। अब उससे ज्यादा अगर ईयर 5 साल हमें पढ़ना है तो देन हम 5 ईयर्स को वहां पे डिनोट करते हैं फार्मूला में। अदरवाइज अगर 1 ईयर का है तो 1 ईयर का चलता है। आप इतना भी लिख देंगे, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन आपको अगर उसको और अच्छा करना है तो इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम ये लिख सकते हैं, दोनों तरफ ऊपर और नीचे। 1 साल का है तो 1 साल में वो पॉपुलेशन जो रिस्क पे थी वो चीज हो जाएगी, और 1 साल में कितने नए केसेस आए, दोनों बराबर हो गया, कट हो गया। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा जो आउटकम आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो अटैक रेट इज ऑलवेज डिनोटेड इन परसेंटेज। और ये ज्यादातर जो एक्यूट डिजीजेज हैं उनके लिए अटैक रेट निकल के आता है। दूसरा है सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट बहुत कॉमन, अक्सर डिजीजेस के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज सेकेंडरी अटैक रेट? नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर टू प्राइमरी केस। अब सपोज दैट मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, मुझे क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है, मैं जो हूँ वो प्राइमरी केस हूँ। आई एम ए प्राइमरी केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त 25% जो है वो ये यहाँ मौजूद हैं, वो 25 के 25 लोग ये क्लासरूम में मौजूद हैं। क्लासरूम में इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल रोज में। और मैं यहाँ से खड़ा होके अपना लेक्चर फेंक रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो अब जो मेरे सामने आएगा, जाहिर सी बात है कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तो अब मैं बार बार जो है लेक्चर अगर डिलीवर कर रहा हूँ, तो जो मेरे ये आगे वाले ससेप्टिबल तो तमाम लोग हैं, ये जो है सबके सब क्या है, ये ससेप्टिबल होस्ट हैं। सब के सब लोग क्या है? ससेप्टिबल होस्ट हैं। लेकिन इसमें से भी ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आगे वाले लोगों को ज्यादा ये डिजीज डेवलप हो सकती है। अब यहाँ पे ये जो रिस्क पे पॉपुलेशन है, ये टोटल के टोटल ये जो 25% है, जो ये 25% मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझको लेके उस क्लासरूम में 26% थे। लेकिन रिस्क पे कितने लोग? मुझे तो ऑलरेडी डिजीज है, मैं कौन सा रिस्क हूँ? मैं तो रिस्क फैक्टर हूँ। मेरे सामने जो ये 25 लोग बैठे हैं, ये क्या है? ये रिस्क ग्रुप है, ये दे आर एट रिस्क, इनमें डिजीज हो सकती है। तो 25% थे, अब 25% थे, अब मान लीजिए घर गए, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है उस दौरान 5 लोगों को ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो गई। तो अब सेकेंडरी अटैक रेट जब निकलता है, तो सेकेंडरी अटैक रेट में जो होता है कि जो प्राइमरी केस है इसको कभी भी, आप प्राइमरी केस को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, कभी भी हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ न्यू केसेस जो होता है यानी 5 निकला, टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी थी? 25 की थी, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये चीज जो निकल के आएगी, दिस इज सेकेंडरी अटैक रेट उस डिजीज का, स्पेसिफिक डिजीज का।
ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी केस को नहीं काउंट किया जाता, जब भी हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हम इसको ऐड नहीं करते हैं, जब हम सेकेंडरी अटैक रेट को निकालते हैं। ठीक है। अब आइए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, कोहार्ट स्टडी में स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि डिजीज का रिस्क फैक्टर से कितना एसोसिएशन है। जो कोहार्ट स्टडी में जब हम पढ़ेंगे तो दैट मीन्स कि यही हम पढ़ेंगे कि डिजीज का रिस्क फैक्टर से कितना, यानी अगर रिस्क फैक्टर मौजूद है तो उससे डिजीज होने के चांसेस कितने हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। और कोहार्ट स्टडी में तीन तरीके के स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है। रिलेटिव रिस्क जिससे हम निकालते हैं, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ना, अलग अलग करके देखते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क क्या है? इंसिडेंस ऑफ डिजीज और डेथ अमंग एक्सपोज्ड एंड इंसिडेंस ऑफ डिजीज और डेथ अमंग नॉन एक्सपोज्ड। बहुत सिंपल सा फार्मूला, अगर ये वाला याद हो गया तो सब कुछ है। रिलेटिव रिस्क में क्या है? एक्सपोज्ड पर्सन। अब एक्सपोज्ड कितने थे? मान लीजिए 50% जो थे वो एक्सपोज्ड थे, एंड 50 जो है वो नॉन एक्सपोज्ड थे। अब इसमें से, अब देखिएगा, अभी ये फार्मूला तैयार नहीं हुआ, हमने ये पाया कि जो 50% एक्सपोज थे रिस्क फैक्टर क्या था यहाँ पे? स्मोकिंग। और इन 50 में से 25% को ओरोफेरिंजियल कार्सिनोमा हो गया या लंग कैंसर हो गया, सिंपल सी बात। तो अब इंसिडेंस ऑफ डिजीज और डेथ अमंग इसको एक्सपोज में इंसिडेंस क्या हुआ डिजीज का? 25। तो यहाँ पे आप 25 लिखेंगे। और जो नॉन एक्सपोज थे, ये 50% जो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, इनमें भी अभी 5 लोगों को लंग कैंसर आगे जाके डेवलप हुआ। तो आप इस तरीके से 25/5, यानी अगर आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 5:1 का रेशियो आ जाएगा। दैट मीन्स कि हम ये कहेंगे कि जो स्मोकिंग वाला ग्रुप है, जो एक्सपोज्ड ग्रुप है, उनमें लंग कैंसर जो 5 गुना ज्यादा होने के चांसेस है इन कंपैरिजन टू नॉन एक्सपोज पर। यही तो हुआ, 5 टाइम्स मोर प्रोन टू डेवलप लंग कैंसर इन कंपैरिजन टू नॉन एक्सपोज पर्सन। ये हो जाती है रिलेटिव रिस्क। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिस्क। इसका फार्मूला है इंसिडेंस ऑफ डिजीज आर डेथ अमंग एक्सपोज एंड इंसिडेंस ऑफ डिजीज आर डेथ अमंग नॉन एक्सपोज। ठीक है, ये इस तरीके से हमने रिलेटिव रिस्क निकाल लिया। अब यहीं पे रिलेटिव रिस्क के बारे में कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। बस रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग। इसी से ध्यान में खाली रख लीजिए। रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग। और डिजीज क्या है? फेफड़ों का कैंसर, है ना। ये रिस्क फैक्टर है, ये आउटकम है, डिजीज है। अब रिलेटिव रिस्क आपने निकाला, आपने रिलेटिव, जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक्सपोज और नॉन एक्सपोज में क्या आया था, 5:1 का रेशियो आ गया था रिलेटिव रिस्क में। अब इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? अगर ये जो रिलेटिव रिस्क है, इट इज मोर देन वन, इफ इट इज मोर देन वन, मोर देन वन कैसे आएगा? यानी जो एक्सपोज में इंसिडेंस है वो ज्यादा होगा, जो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज ये ज्यादा होगा इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, तभी तो ये रिलेटिव रिस्क मोर देन वन है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोज में इंसिडेंस ज्यादा था, तो एक्सपोज में कितना आया? 5 आया। और नॉन एक्सपोज में 1 है, तो मोर देन वन एक्सपोज में अगर आ रहा है, रिलेटिव रिस्क कितना है? मोर देन वन है कि नहीं यहाँ पे? 5 टाइम्स का है ना रिलेटिव रिस्क। तो जब एक से ज्यादा रिलेटिव रिस्क आता है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एसोसिएशन। मतलब जो रिस्क फैक्टर है उसका डिजीज काज करने में हाथ है, 5 गुना ज्यादा वो डिजीज काज कर सकता है, स्मोकिंग लंग कैंसर, है ना। तो ये एक चीज हो गई। अब दूसरी कंडीशन जो डेवलप होती है, रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू 1। अगर रिलेटिव रिस्क 1 है, रिलेटिव रिस्क क्या है? 1 है, दैट मीन्स कि एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड में जो इंसिडेंस है दैट इज इक्वल। समझ में बात आ रही ना? रिलेटिव रिस्क 1 कैसे आएगा? मान लीजिए 5 केस इधर भी आए, 5 केस इधर भी आ जाते, 5:5 का जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो रिलेटिव रिस्क अगर एक आ रहा है, रिलेटिव रिस्क इक्वल टू 1, दैट मीन्स इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड एंड इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड इज इक्वल। तो जब ये बराबर हो जाएगा, जब ये बराबर हो जाएगा तो इट हैज नो एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं है। मतलब जितना रिस्क सिगरेट पीने के बाद कैंसर डेवलप करने में, उतना ही रिस्क बिना पिए भी डेवलप हो रहा है। तो कोई एसोसिएशन ही नहीं है इसमें। ये चीज हो गई नो एसोसिएशन, है ना। इफ आर
आर, यानी रिलेटिव रिस्क इक्वल टू वन। थर्ड जो सिनेरियो आएगा, दैट इज रिलेटिव रिस्क इज लेस देन वन। अगर एक से कम रिलेटिव रिस्क है, यानी कि अब जो नॉन एक्सपोज्ड पर्सन है, जो नॉन एक्सपोज्ड पर्सन है, इसमें नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक्सपोज के मुकाबले नॉन एक्सपोज में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अब ये जो होगा ये निगेटिव एसोसिएशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? निगेटिव एसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव। तो इस तीन तरीके से रिलेटिव रिस्क को इंटरप्रेट किया जाता है, रिस्क फैक्टर और डिजीज को सामने रखते हुए। अब मैं कहूं कि 50 लोग स्मोकिंग कर रहे थे, 50 लोग स्मोकिंग कर रहे थे, और उसमें से 5 लोगों को एचआईवी हो गया, एक कैटेगरी हो गई। दूसरे मैंने कहा कि 50 लोग जो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, उसमें 15 लोगों को एचआईवी हो गया। उसमें कितने लोगों को हो गया एचआईवी? 15 लोगों को। तो अब आप निकालेंगे एचआईवी एक्सपोज्ड में, जो स्मोकिंग कर रहे थे 5 लोगों को था, नॉन स्मोकर में 15 लोगों को, लंग कैंसर नहीं, एचआईवी का इन्फेक्शन। अब यहाँ पे निगेटिव एसोसिएशन डेवलप हो रहा है ना, 1:3 का रेशियो है, लेकिन नॉन एक्सपोज्ड में थ्री टाइम्स ज्यादा डिजीज हो रही है। कौन सी? एचआईवी का इन्फेक्शन। यानी एक्सपोज जो थे उसमें कम हो रही है, और नॉन एक्सपोज्ड में ज्यादा आ रही है। तो अब ये जो एसोसिएशन होगा, ये एसोसिएशन हो जाएगा निगेटिव एसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव एसोसिएशन। ये इंटरप्रिटेशन होता है किसका? रिस्क फैक्टर, रिलेटिव रिस्क का। अब आइए एट्रीब्यूटेबल रिस्क किसे कहते हैं? एट्रीब्यूटेबल रिस्क। एट्रीब्यूटेबल रिस्क का मतलब ये होता है कि कोई भी डिजीज है, कोई भी डिजीज है, तो जो एक्सपोजर हो रहा है, जो एक्सपोजर हो रहा है, उसको सिर्फ हम इंटरप्रेट करेंगे कि एक पॉपुलेशन में अगर एक्सपोजर हो रहा है तो उससे कितनी डिजीजेज हो रही हैं, और नॉन एक्सपोजर से कितनी डिजीजेज हो सकती हैं। उन दोनों का एक परसेंटेज या रिलेटिव रिस्क हम निकाल के लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इसका जो है क्या है? डिफरेंस इन इंसिडेंस रेट ऑफ ए डिजीज आर डेथ बिटवीन एन एक्सपोज्ड ग्रुप एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। अब हम ये देखते हैं कि जो एक्सपोज्ड ग्रुप है और जो नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप है, उसमें वो डिजीज कितना ज्यादा जो है हो रही है, या कितने डेथ हो रहे हैं उस पर्टिकुलर डिजीज से। तो इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग आ जाता है। इसका फार्मूला जो है वो थोड़ा सा अलग है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ए आर, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड, ना, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज, इसको माइनस करिए किससे? इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है, एक तो ये चीज निकल के आ गई, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज। अब इसको आप डिवाइड करेंगे किससे? इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड से मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 100 से। अब एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो है ये परसेंटेज में निकलना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए वही है कि एक्सपोज पर्सन में 15 लोगों को लंग कैंसर हो रहा था, नॉन एक्सपोज में 5 लोगों को हो रहा था। तो 15 - 5 हम यहाँ पे रखेंगे, और एक्सपोज में फिर यहाँ पे हम 15 रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे जो आएगा वो 10/15 × 100, ये जो है इसका वो आएगा। पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क में किस तरीके से निकालेंगे? इसी फार्मूले को अगर हम सामने रखें एट्रीब्यूटेबल रिस्क को, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी जस्ट इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। अभी इसको देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला है, अभी ये पूरे पॉपुलेशन ग्रुप जो है, पूरे पॉपुलेशन पे इसको हम देखेंगे। इंसिडेंस अमंग टोटल माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज अपन इंसिडेंस अमंग टोटल, इसका फार्मूला। अब वही चीज है कि जैसे एक्सपोज में कितने केसेस थे? 15 थे। नॉन एक्सपोज में कितने थे? 5 थे। अब टोटल का मतलब क्या है? दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यानी ये हो गया 20, माइनस कर देंगे नॉन एक्सपोज में कितना आ रहा था? 5, इसको 5 कर दीजिए। फिर इंसिडेंस अमंग टोटल, टोटल में फिर क्या आएगा? 20 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ पे आप रखिए 15/20 × 100, है ना। तो ये मान के हम चलते हैं कि 75% जो रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग का, सपोज दैट स्मोकिंग को ही हमने रिस्क फैक्टर ले, तो इस पॉपुलेशन में इस डिजीज के आउटकम के लिए 75% स्मोकिंग ही जिम्मेदार है। ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर हम स्मोकिंग को हटा दें, इस पॉपुलेशन, कोई एक पॉपुलेशन ग्रुप है, वहां से हम स्मोकिंग को खत्म करवा दें, तो 75% तक लंग कैंसर का इंसिडेंस जो होगा उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये चीज हो जाती है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। यानी अगर हमने स्मोकिंग को खत्म कर दिया उस पॉपुलेशन से, स्मोकिंग बैन करा दी, तो 75% तक जो लंग कैंसर हो रहा था उस पॉपुलेशन में, उसको हम कम कर सकते हैं।
दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। समझ में आई? ये समझ में आया कि नहीं? रिलेटिव रिस्क या पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। या अगर कुछ है अभी तो पूछ लीजिए। ठीक है, इसको यहीं पे आज खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो अदर स्टडीज है वो बहुत लेंदी हो जाएंगी, फिर बीच में छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये कोहार्ट स्टडी जो है ये यहीं पे खत्म होती है। कुछ क्वेश्चन हो, किसी को पूछना हो तो पूछे। और एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट, जैसे जब देखिए जब हम टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं, जो पढ़ाया हमने उसी को तो हम आपको चेक करने के लिए करवाते हैं टेस्ट। अब आधे लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो फिर ये बताइए कि फिर टेस्ट करवाने का मकसद क्या निकलता है? ये है, देखो ना, टेस्ट क्या है? जो बार बार टेस्ट होता रहता है कंटिन्यू, वो क्या है? सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए करवाया जाता है। ये नहीं किसी को बेइज्जत थोड़ी नहीं करना है कि तुम्हारे इतने कम हो रहे हैं, नहीं। ये प्रैक्टिस करने के लिए आगे चल के। अभी इसी साल दो चार ऐसे स्टूडेंट आए हमारे, सर हम 85 ही कर पाए थे या हम 90 तक ही पहुंच पाए, क्यों? टाइम निकल गए। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती। आप टेस्ट की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इतने नंबर आ रहे हैं उसको भूल जाइए, वो आते रहेंगे, लास्ट तक बढ़ते रहेंगे सबके। लेकिन प्रैक्टिस करना है गिवन टाइम में। आप अगर उसको कर ले जा रहे हैं तो आगे चल के वो आपके लिए फायदेमंद ही होगा, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो उस वक्त आपको टाइम मैनेज करने में आसानी होगी। अदरवाइज यही होगा कि सर मुझे आ तो रहा था लेकिन मैं 85 या 90 तक ही पहुंच पाया, और जब हम 90 तक पहुंचते हैं तो ऑलरेडी उसमें से 15-20 गलत हो जाते हैं हमारे, हम बहुत पीछे आ जाते हैं ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिस। जितना ज्यादा नंबर आप क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप। और जब प्रैक्टिस करने से सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, क्वेश्चन जो है वो दिमाग में याद हो जाते हैं, और अक्सर जो रिफ्लेक्स में वो सही होने लगता है कि हमें इसको जहन पे लाना भी नहीं पड़ता, और जहन में ये चीज आ रही है, इसका सी वाला जो है ये सही होगा, बहुत ज्यादा उसके बारे में हमें जानना नहीं होता है ना। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, और प्रैक्टिस करिए। जब भी मिले कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है, आपको 24 आवर्स में अगर आप 30 मिनट का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर आप किस बात की तैयारी कर रहे हैं? 24 घंटे का टाइम था ना, और उसमें से 30 मिनट का ये टेस्ट था, 40 क्वेश्चन थे। उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं किए हैं। अब उनका क्या एक्सक्यूज होगा वो जाने। लेकिन अगर आप 30 मिनट का टाइम नहीं निकाल पा रहे 24 घंटे में, तो आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अभी तो ये शुरुआत है। आगे बहुत टेस्ट होंगे, कंटिन्यू इंशाल्लाह आखिरी दिन तक होते रहेंगे। तो जी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर ये रिलेटिव रिस्क के अंदर जो आपने नेगेटिव एसोसिएशन में एचआईवी वाला जो एग्जांपल दिया सर, वो फिर से समझाइए। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई भी चीज है, आप एचआईवी नहीं, कुछ भी कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जी। जैसे एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड वाली बात चल रही थी, वहां जो उसका यस। फार्मूला इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड एंड इंसिडेंस अमंग नॉन। अब मान लीजिए कि एक्सपोज्ड जो ग्रुप था, एक्सपोज्ड ग्रुप में 5 लोगों को एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ, और एक्सपोजर यस किस सर। चीज का था? सपोज दैट स्मोकिंग कर रहे थे, हाँ सर। स्मोकिंग ही कर रहे थे। और 15 जो नॉन एक्सपोज थे, वहां पे 15 लोगों को एचआईवी हुआ, नॉन स्मोकर ग्रुप में। यस अब सर। जब हम निकालेंगे तो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड आ जाएगा 5, एंड इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड 15। आप 15। इसको डिवाइड करिए 1/3, 3 टाइम्स ज्यादा जो एक्सपोजर, ज्यादा केसेस आ रहे हैं नॉन एक्सपोज्ड में। निगेटिव एसोसिएशन हो जाएगा ना। अब अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो कितना आएगा? 0.33 करके आएगा ना। यस सर। लेस देन वन। 33%। हाँ, लेस 33 देन परसेंट या 0.33, तो लेस देन 0.33। वन। लेस देन वन का एसोसिएशन हो गया। यस सर। लेस देन वन का हो गया एसोसिएशन, रिलेटिव रिस्क इज लेस देन वन, तो ये लेस देन निगेटिव 1। एसोसिएशन में आ जाए। मतलब हम ये कहेंगे कि स्मोकिंग का कोई लेना देना नहीं है एचआईवी को काज करने में। यस सर। हाँ, ये चीज निगेटिव इंटरप्रेट इसी तरीके से करते हैं कि स्मोकिंग का कोई एसोसिएशन नहीं है एचआईवी की डिजीज होने में। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिस्क, निगेटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन। यस सर, क्लियर।